Okay, let us start next chapter, next topic. First law के बाद we will study about momentum. इसको लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वाला है। मोमेंटम बेसिकली टोटल मोशन को बताता है। इट इज द कंबाइंड मोशन। इट इज द कंबाइंड मोशन ऑफ अ बॉडी। ये किसी भी बॉडी का कंबाइंड मोशन है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। बेसिकली हम बोलते हैं P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ऑब्वियसली क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए मोमेंटम भी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। और इसका डायरेक्शन भी जो है, P का जो डायरेक्शन है वो कहाँ होता है, अलोंग V। तो जिधर V होगा वेलोसिटी होगी उधर इसका डायरेक्शन होता है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को अपन कह देते हैं मोमेंटम, है ना। 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है इसमें। इसका ग्राफ यहाँ पर यूज़फुल हो जाता है कई बार। अगर अपन मोमेंटम और वेलोसिटी में ग्राफ खींचें और आपसे बोलें कि मास कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हो कि अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो फिर P विल बी प्रोपोर्शनल टू V। सो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर आपसे बोला जाए कि भाई इसका ग्राफ बनाना है P और M में, और इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब ग्राफ कैसा आ जाएगा, बिल्कुल तब भी सीधा आ जाएगा क्योंकि P इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू M। और अगर आपसे बोला जाए कि इस तरफ रखना है आपको V और इस तरफ रखना है मास M, और आपसे बोला इस बार मोमेंटम कांस्टेंट है, तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो आप देखो वहां पे कांस्टेंट इज इक्वल टू M इंटू वी हो जाएगा। सो V विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड कांस्टेंट है। सो V प्रोपोर्शनल टू M मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा अगर वेलोसिटी, अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सो दिस इज मोमेंटम। इसकी SI यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली SI यूनिट होगी kg मीटर पर सेकेंड। मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। नाउ let us move on to the second law of motion. सेकेंड लॉ पर आ जाते हैं। ये लॉ मोमेंटम और फोर्स को रिलेट करता है। दिस लॉ रिलेट्स मोमेंटम ऑफ अ बॉडी टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये हमने बात किया था अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो नेट एक्सटर्नल का मतलब है अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ये कहता है द नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड external force applied on a body is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum। तो किसी बॉडी पर अप्लाई किया गया एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि एफ नेट एक्सटर्नल, ध्यान रखना इंटरनल फोर्स काउंट नहीं होते हैं, अभी उसकी बात करेंगे अपन, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डी। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में बोले, अब बार बार यहाँ पे नेट एक्सटर्नल में नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना जहाँ जहाँ एफ आया है वहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। तो एफ इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डी। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ऑब्वियसली क्या लगेगा, कुछ कांस्टेंट डीपी अपॉन डी। फॉर सिंप्लिसिटी के इज इक्वल टू 1, न्यूटन ने के की वैल्यू 1 लिया, इससे क्या हुआ, ये रिलेशन थोड़ा आसान हो गया। अगर के की वैल्यू कुछ और लेता तो ये वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती एक्सप्रेशन। तो इसने बोला एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। मतलब अगर मैं इसको बोलूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 1 है तो जो फोर्स लगेगा वो भी 1 न्यूटन। तो 1 लेने से दोनों तरफ आसानी होगी। ओके, नाउ अगर अपन देखें तो आपको पता है मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। सो फोर्स हो जाएगा d अपॉन डी टी एम इंटू वी। मास तो कांस्टेंट होता है, m इज इक्वल टू एम कांस्टेंट हुआ डी वी अपॉन डी टी। सो f हो जाएगा m इंटू ए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये f है इसकी क्या खासियत होनी चाहिए, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है। और यहाँ m कौन सा मास है, अगर एक से ज़्यादा बॉडी होंगी जो एक साथ चल रही हैं, जैसे कोई ट्रेन है उसमें बहुत सारे डब्बे हैं वो एक साथ चल रहे हैं, तो ये टोटल मास होगा। ठीक है, इसकी बात हम लोग करेंगे आगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा इनकी डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला है यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स है उसकी एक तो होती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है न्यूटन। दूसरी होती है इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है डायन। इसको डायन नहीं डाइन कहेंगे, डाइन, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, ग्राम। जैसे न्यूटन किसके बराबर होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ केजी की जगह ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको डाइन कहते हैं। और तीसरी होती है केजीएफ, इसको कहते हैं किलोग्राम फोर्स। ठीक है, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। डाइन को डी से शो करते हैं। और अगर 1 kgf में निकालेंगे तो इसमें जी न्यूटन होते हैं। जी न्यूटन मतलब जी की वैल्यू अपन अगर 10 मान लें तो 10 न्यूटन। तो अगर आपको, जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपसे बोला कि 5 kgf, तो आप बोलोगे
5g न्यूटन यानी 50 न्यूटन। तो kgf को अगर न्यूटन में बदलना है तो g का मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो इसका सेकेंड पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो अपने पास फोर्स है वो है F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। इसमें बेसिकली अगर अपन देखें तो इसको लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी मास इंटू वेलोसिटी। अब हमने बोला था कि मास बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें तीन केसेस बनते हैं। अगर मास कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा, तो फोर्स क्या आ जाएगा, m dv बाय dt, तो आ जाएगा m इंटू ए। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये हमारा फॉर्मूला होगा। 99% यही यूज होगा। लेकिन अगर मास कांस्टेंट ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास वेरिएबल हो जाए, यहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है, मास कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए और मास वेरिएबल हो जाए, जैसे रॉकेट के केस में, जब रॉकेट मूव करता है तो इससे गैसेस इजेक्ट होने लगती हैं। धीरे धीरे इसका मास क्या होगा, गैसेस किस वेलोसिटी से इजेक्ट हो रही है, मान लो v वेलोसिटी से, जो कि कांस्टेंट है। अब इसका मास तो धीरे धीरे कम होगा ना भाई, तो ये वेरिएबल मास का केस हो गया। इसी तरह से अगर कोई ट्रक है, इसमें पानी भरा हुआ है, टैंक है, पानी भरा हुआ है, ये आगे जा रहा है। अब कई बार क्या होता है, पानी ऐसा धीरे धीरे सड़क पर गिरने लगता है थोड़ा थोड़ा करके, तो मास धीरे धीरे इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सब मास वेरिएबल के केस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रॉकेट प्रोपल्सन। तो अगर मास वेरिएबल हो जाए तो इसमें से अब अपन वेलोसिटी ही बाहर निकाल सकते हैं। तो एफ जो हो जाएगा इस केस में, वेलोसिटी बाहर निकलेगी, मास वेरिएबल है तो हो जाएगा डी एम बाय डी टी। तो अगर मास वेरिएबल है तो इसको डीएम वी डीएम बाई डी टी बोलेंगे, फोर्स। इसी को थ्रस्ट फोर्स भी कहा जाता है। जो इसमें डीएम बाई डी टी होता है, इसको कहते हैं रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास, यानी मास पर सेकंड कितने रेट से इजेक्शन हो रहा है। इसी को एग्जॉस्ट मास भी कहते हैं। और ये जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, इसको कई बार एग्जॉस्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। तो जब आएगा एक आध परसेंट क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी 99% क्वेश्चन तो इसी से होंगे। तो आपको जब भी किसी क्वेश्चन में दिखे कि भाई रॉकेट की बात हो और बोले कि इस वेलोसिटी से गैस निकल रही हैं, मास चेंज कितना होगा या मास कितने रेट से इजेक्ट होगा, तो ये सब अपने को इसमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ में। नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, बाय।